हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर डॉट उज्ज्वल क्लासेस। देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस थ्योरम। पहले मैं आज क्या करूँगा, आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपने पूरा वीडियो देखना है और फिर इसका आंसर देना है। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए। क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन में सामने दिखेगा। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल। आपने इसका आंसर मुझे पूरा वीडियो देखिए, फिर आप इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में भेजिए। नहीं आएगा तो मैं आपको अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा। देखिए, आज हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ अ गॉसेस थ्योरम। इलेक्ट्रोस्टैट में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर कहेंगे तो गॉसेस को कहते हैं। तो आपने इस टॉपिक को समझने के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मेरा प्रीवियस टॉपिक है पहले आप उसको देखिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक। फिर आप इसको देखिए, बेटर समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। गॉसेस थ्योरम क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक है उसी को आगे उन्होंने बढ़ाया हुआ, मतलब मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक। और है क्या, वो पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। लिखा है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, मतलब फ्लक्स की बात हो रही है, थ्रू अ क्लोज सरफेस इन अ फ्री स्पेस, मतलब एयर या वैक्यूम, इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। फॉर्मूला क्या है इसका, ये जो सारा लिखा उसका मीनिंग भी सुन लीजिए। भाई हम लोग जानते हैं फ्लक्स को फाई बोलते हैं, और इधर लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन E.dA। समझ आया इतना? तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया दैट इनक्लोज, और एरिया वेक्टर है ये उसका। और ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का प्रीवियस टॉपिक, जो मैंने आपको अभी बोला कि लिंक में जाके देखिए। इसी को आगे गॉस ने उसको आगे और बढ़ाया और कहा कि दैट इज Q/ε0 एंड दिस चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड। ध्यान दो, चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड, ठीक। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ गॉसेस थ्योरम, जिसमें क्या आ गया, इतना हिस्सा तो फ्लक्स है और एक्स्ट्रा क्या है, Q/ε0। ε0 इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो हमें एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि चार्ज को कहाँ रखा है, और चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। तो ऐसा है, जैसे रफली में बात करूँ कि ये क्लोज सरफेस है। अब पूछें जैसे फ्लक्स क्या है, तो अभी चार्ज ही नहीं है, तो देयर इज नो फ्लक्स, ठीक। पर ये कह रहा है, गॉस कह रहा है कि अगर हमने एक चार्ज को रख दिया ना क्लोज सरफेस के अंदर, तो क्लोज सरफेस के अंदर से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, हैंस फ्लक्स आ गया। तो चार्ज अगर इनक्लोज है तो फ्लक्स आया, चार्ज अगर इनक्लोज है तो फ्लक्स आया। समझ आया बच्चों? गुड। अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी लाएंगे, हम इसका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ऐसा है कि हमारे पास एक चार्ज है, ध्यान से सुनना, एक चार्ज है हमारे पास। अब चार्ज मैंने रखा पर ये इनक्लोज नहीं किया। अब आप जानते हैं कि अगर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो गॉस का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ है चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड, ठीक। तो चार्ज को इनक्लोज करने के लिए यहाँ एक नई चीज़ बोलने जा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, अगर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो एक सरफेस बनाते हैं, एंड दिस सरफेस इज नोन एज अ गॉसियन सरफेस। नई चीज़ सुन लो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं हम लोग। अब ये गॉसियन सरफेस क्या होता है उसके बारे में सुनना। गॉसियन सरफेस पहला तो ये है कि भैया ये होता क्या है, ये इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस। गॉसेस थ्योरम जो मैं कह रहा हूं कि तब अप्लाई है जब ये क्लोज सरफेस के अंदर होगा। तो मैं कह रहा हूं गॉसियन सरफेस जो है ना, वो एक इमेजिनरी सरफेस है। तो ये कुछ है नहीं, हम सिर्फ पढ़ने के लिए बनाएंगे कि अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है तो हम क्या करते हैं, चार्ज को इनक्लोज कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ गॉसियन सरफेस, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है गॉसियन का, एक और सुन लो। गॉसियन का एक और है कि गॉसियन को बनाना कहाँ है, तो बनाना इसको वहाँ पर जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मान लो इस चार्ज से आपने r डिस्टेंस पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ पर आप एक स्फेरिकल सरफेस बना दो,
तो ये स्फेरिकल गॉसन सरफेस है, ध्यान रखना गॉसन सरफेस जो है ना ये स्फेरिकल है, नॉट सर्कल, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो चारों तरफ निकलेंगी, तो आपने उसको बंद करना है, तो वो स्फीयर बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा और बोल देता हूँ कि अगर पॉइंट चार्ज है तो गॉसन सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल, और अगर लाइन चार्ज है जो कि आगे पढ़ेंगे तब बनेगा सिलेंड्रिकल गॉसन सरफेस। इतना समझ आ गया। अब आते हैं हमारे टॉपिक में। टॉपिक में मैंने कहा कि चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और इसको इनक्लोज किया और गॉसन सरफेस वहीं बनाना है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर कर लिया, इतना सा, ठीक है ना, ये एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से कहाँ जाती हैं, बाहर की तरफ जाती है ना बच्चों, ई बाहर की तरफ हो गया। इसका एरिया वेक्टर यूनिट वेक्टर ले लेते हैं हम एन कैप, मान लो एन ले लो, आर ले लो, चलिए आर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया आर कैप इज द यूनिट वेक्टर विच विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि इसको मैंने डिस्कस किया था कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसके बाहर की तरफ है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो आंसर आपको दिख रहा है इसको प्रूफ करेंगे, तो इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं, ये मैंने रब कर दिया। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ ये है कि हमारे पास, आप जानते हैं कि सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, और सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिंगल चार्ज इज 1/4πε0 Q/r²। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज वाला। ठीक है ना, यहां वेक्टर लगाया, यहां पर आपके पास आ जाएगा डायरेक्शन आर कैप, तो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। निकल गया ये। अब E निकल गया तो आपको पता है कि अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था E.ds या dA, तो एरिया निकालना है, तो हम यहां बोलेंगे कंसिडर एन एलिमेंट्री एरिया, उसको क्या नाम दे दिया हमने, dA। तो उसके एरिया को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, dA इज इक्वल टू dA वेक्टर इक्वल टू dA इंटू आर कैप। ये समझे, वेक्टर को, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन आ गई आउटवर्ड। इतना समझ आया बच्चों? तो हमारे पास एरिया भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। नाउ आगे इसमें देखिए, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें, थ्रू एरिया, कौन सा, ये वाला, कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, E.dA था ना बच्चों। इतना समझ आया? तो E और A की मैंने वैल्यू ऊपर सॉल्व कर ली पहले, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ अभी, तो यहाँ हमारे पास ये बन गया स्पेस। अब देखिए E और dA की दोनों की वैल्यू मैं रखता हूँ अगर यहाँ पर, जो कि फाई है, तो आपके पास इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r², साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। ठीक है, आर कैप आ जाएगा और ब्रैकेट लगा देते हैं इसको, और एरिया इज dA, यहाँ डॉट है, आर कैप। देखिए जरा चेक करिए। ठीक, अब हमारे पास इसको सॉल्व करें तो आपके सामने ये बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल, पहला ऐसे करिए, कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। तो कांस्टेंट क्या है, Q/4πε0 r² मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में रखा dA, और बाकी मैंने नहीं लिखा। कौन सा नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर आर कैप डॉट आर कैप नहीं लिखा, विच इज वॉट, 1 कैप होता है, 1 होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं I.I क्या होता है बच्चों, 1 नहीं होता है, यूनिट वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट होता है 1, तो ये सारा 1 हो गया। इतना समझ आ गया? अब जब आप ये समझ गए
अगर इतना समझ आ गया तो देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, पूरी कहानी को जो क्लियर नहीं हो रही है भाई, Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर लिखा, इंटीग्रेशन में हमारे पास एरिया बचा था। अब आपको बताया कि यहाँ पर जो एरिया था हमारे पास वो क्या था, स्फेरिकल था। तो आपके पास ये एलिमेंट्री पार्ट लिया आपने, अब इसमें आप पूरे स्फेयर में अगर आप यहाँ पर पूरे के पूरे स्फेयर में अगर आप देखो तो एलिमेंट्री पार्ट ऐसे से बहुत सारे बन सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कहाँ से आ जाएगा, 0 से लेकर 4π r स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर लो, 4π r स्क्वायर, चेक करिए। अब इसमें अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास बन जाएगा Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, और डी का ए आएगा, अपर लिमिट आएगी कौन सी, 4π r स्क्वायर। क्लियर हुआ। इसमें से 4π कट कर दो, r स्क्वायर कट कर दो, हेंस आंसर इज Q अपॉन ε0। देखिए आ गया आंसर। और चार्ज क्या है, क्लोज सरफेस के अंदर क्या था, इनक्लोज था। तो प्रूफ हो गया। यहां से देखिए फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, सॉल्व करने के बाद लास्ट में Q अपॉन ε0, हेंस दिस इज अ गॉसेस थ्योरम। देखिए अब जो हमने गॉसेस थ्योरम पढ़ा, जो कि फॉर्मूला था E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q अपॉन ε0, तो कुछ अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जैसे हमारे पास है कि गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस कैसा भी हो उसका शेप पे हम डिपेंड नहीं करते। क्लियर हो गया। जैसे हमारे पास मान लो एक चार्ज इनक्लोज है, ऐसे एक चार्ज इनक्लोज आपने इस तरह से कर रखा है, तो जो उसका क्लोज सरफेस है उसका एरिया कैसा है, शेप कैसी है, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। आपको स्क्रीन में कुछ इसमें पॉइंट नज़र आ रहे होंगे जो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए हैं, और उनको ध्यान से सुनना है, जो मैं यहाँ पर समझाऊंगा वही लिखे होंगे वैसे ही। तो हमारे पास ऐसा है कि जैसे हमने एक क्लोज सरफेस लिया और उसमें ना हमने एक डाइपोल बना दिया -q एंड द +q सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज व्हाट, डाइपोल है ये। तो हमारे पास डाइपोल से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो आप जानते हैं क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है बट नेट चार्ज भी 0 है। ध्यान से देखो, क्योंकि जितना फ्लक्स पॉजिटिव से निकलता है ना उतना ही फ्लक्स मतलब लाइनें अंदर की तरफ आ रही हैं, ऐसा ही होता है। तो इसके अंदर देखें तो डाइपोल को अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखते हैं तो फ्लक्स ड्यू टू द डाइपोल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 0। एक समझ आ गया, गुड। मतलब ये हुआ इससे कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं बट उनको अगर हम कंबाइन करें तो नेट चार्ज अगर 0 है तो फ्लक्स इज ऑल्सो 0, और अगर चार्ज 0 नहीं होगा तो फ्लक्स होगा। क्लियर हो गया। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर द सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब उस सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आपको थोड़ी देर में एक क्वेश्चन करवाता हूँ, पर एक पॉइंट और याद आ रहा है मुझे, आप उसको सुनिए। देखिए हमारे पास जो गॉस थ्योरम है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, इज इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली इज ड्यू टू इनसाइड और आउटसाइड चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास इनसाइड या आउटसाइड चार्ज की है। जैसे आउटसाइड इनसाइड ये दिख रहा है आपको, है ना, और इसके बाहर मान लो एक चार्ज मैंने और रख दिया, इसका नाम Q1 रख देते हैं, इसका Q2। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनसाइड या आउटसाइड किस चार्ज से है। तो इसका आंसर ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है गॉसेस में, इसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों के दोनों चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वही कंबाइन यहाँ पर लिखी होती है। मतलब यहाँ पर इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इससे भी प्रोड्यूस होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है निकलती है उससे पॉजिटिव चार्ज से, तो दोनों की चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड दोनों काम करते हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया छोटा सा, जो कि आपने रखना है याद, आपको ये पूछ सकते हैं ऐसा। दूसरा हमारे पास ये है कि ये जो चार्ज है ये वाला, ये कौन सा है,
तो ये तो मैंने अभी आपको थ्योरम में बता दिया कि दिस चार्ज इज व्हाट, ये होता है कौन सा, इनक्लोज्ड वाला। तो अगर इसको देखकर, मान लो इसको देखकर हमने ये फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा ई डॉट डी ए इज इक्वल टू कौन सा आएगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हेंस बाहर वाला चार्ज गॉस के फॉर्मूले में काम नहीं करता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होती है। देखिए गॉसेस थ्योरम जो हमने अभी पढ़ा, कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल से मैं और क्लैरिटी लाता हूँ, जिससे कि आपको गॉसेस थ्योरम और ज़्यादा समझ आएगा। देखिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ फिगर क्या है, क्यूब दिया है, और आपको मैंने बोला है थ्रो। आगे क्वेश्चन मैंने पूरा दिया नहीं है, साथ साथ में चलते हैं। तो ऐसा है कि एक क्यूब है, उसके अंदर आपने बीच में एक चार्ज रख दिया, ठीक। अब आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकता है कि भैया इसमें हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या है, तो आपके पास, अगर मैं इसको हटा दूँ और यहाँ पर मैं बोलूँ कि नेट फ्लक्स क्या है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ नेट फ्लक्स। चार्ज से आप जानते हैं फ्लक्स चारों तरफ निकलेगा, हर जगह से, तो टोटल फ्लक्स तो ये होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन बन गया भाई। सेकंड क्वेश्चन इसी का है कि भैया फ्लक्स बताओ किसी एक फेज से, मतलब कौन सा फेज, ये क्यूब का जो ये फेज होता है आप लोग जानते हैं। जैसे ये वाला फेज ले लिया हमने, कितने फेज हैं हमारे पास, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 फेजेस होते हैं आप जानते हैं, और ये स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। तो आपको बोला है कि किसी एक फेज से कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें से फ्लक्स जो है वो भैया हर जगह निकल रहा है, इस तरह से, समझ रहे हो, हर जगह फ्लक्स निकल रहा है। तो किसी एक फेज से कितना निकल रहा है, तो आपने क्या करना है, जितने फेजेस है ना, हर एक फेज से बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि गॉस थ्योरम जहाँ पर वैलिड है वहाँ पर वैलिड होती है जहाँ पर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जहाँ सिमेट्री होती है, ठीक। तो इसमें देख रहे हैं आप, इस चार्ज की चारों तरफ सिमेट्री है, मतलब बराबर अमाउंट में स्क्वायर के डब्बे बने हुए हैं। तो किसी एक से कितना जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लो, क्योंकि बागी में से इतना ही जाएगा, जितने भी फेजेस है ना उसमें से इतना ही जाएगा, और टोटल को मिलाएंगे तो कितने हैं, 6 फेजेस है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। एक ये बन गया क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन एक और बना दो भैया, बोलेंगे फ्लक्स किसी एक कॉर्नर से निकालो। कौन सा कॉर्नर, ये कॉर्नर से दिख रहे हैं आपको पता है कि क्यूब में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास इसके अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के अंदर। तो किसी एक कॉर्नर से कितना फ्लक्स निकलेगा, मतलब ऐसा बात करें कि किसी एक कॉर्नर से कितना फ्लक्स निकला, तो टोटल फ्लक्स मैं कह रहा हूँ बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो किसी एक कॉर्नर से जो फ्लक्स बराबर होगा कितना होगा, उसको उतने से ही डिवाइड कर दो, तो 1/8 टाइम्स इस किसी एक कॉर्नर से निकलेगा। समझ आ गया, क्लियर हुआ। इसी तरह से आप इसमें चौथा क्वेश्चन भी बना दो। देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। ये बोल रहे हैं कि किसी एक एज से कितना फ्लक्स निकलेगा इस केस में, अगर ऐसे चार्ज रखा है बीच में। तो आपको पता होना चाहिए क्यूब में कितने एजेस हैं, एजेस, दिस वन इज एजेस, तो कितनी एजेस होती हैं, 12। तो किसी एक एज से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द वन ऑफ द एज। तो देखो इसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चन बना दिए, 4 क्वेश्चन बन गए एक छोटे से क्वेश्चन के, और भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे। जैसे देखो एक छोटा सा पार्ट और देखो, जैसे ना हमारे पास मान लो कि एक यहाँ पर ये एक आपने बाउल ले लिया। बाउल मतलब भैया कटोरा तो है ना, जिसमें आप खीर खाते हो, है ना। तो बाउल यहाँ पर है, और यहाँ पर ना ऊपर एक यहाँ सरफेस पर एक चार्ज रखा है, देखना जरा, एक चार्ज मान लो यहाँ पर रखा है Q, क्लियर हुआ। अब जो चार्ज आपने यहाँ पर ये रखा हुआ है ना, बोला है कि भैया इस बाउल से, मैं लिखूंगा नहीं, आप सिर्फ नोट डाउन कर लो कि इफ द चार्ज is placed on the surface of a bowl, this hemisphere, then how much flux is passing through this hemisphere। ठीक है, ये लिख लिया आपने क्वेश्चन, गुड। तो अब देखिए इसको समझिए कि आप देखिए उसको सॉल्व अगर करें तो हमारे पास यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत है,
कि भैया ये चार्ज ना इनक्लोज नहीं है फुली, सरफेस पे बैठा है तो बंद तो है नहीं, तो गॉस में तो दिक्कत आ रही है। ठीक, तो आपने क्या करना है, इसमें सिमेट्री लानी है। क्लियर हुआ? सिमेट्री। तो क्या करना है आपने, बिल्कुल ऐसा ही बाउल इसके ऊपर रख दो, मतलब एक खीर का कटोरा ना ऊपर और रख दो। समझ आ गया? अब देखो कि आप ये चार्ज बंद हो गया, हो गया। तो कुछ फ्लक्स इसका यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरह से बहुत सारा फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ गए बच्चे? तो हमारे पास यहाँ पर ये तो हमने इमेजिनरी लगाया, गॉसियन सरफेस जो होता है। तो इसमें से अगर आपको पूछें कि फ्लक्स बताइए इस हेमीस्फेयर से, तो आपको पता है बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसके दो हिस्से हैं, एक ऊपर एक नीचे है। तो नीचे वाले में बराबर गया होगा, तो कितना गया होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल होता है। तो नीचे वाले में कितना जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा, आधा नहीं हो जाएगा, टोटल फ्लक्स का आधा नहीं हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से अगर कोई भी चार्ज रखा और अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है तो आपने हमेशा ना उसमें सिमेट्री लगानी है, मतलब उसको क्लोज सरफेस के अंदर रखना है, तब चार्ज इनक्लोज होगा। समझ आया आपको? इस तरह से इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं अभी आगे वाले टॉपिक में और क्वेश्चन बनाता हूँ, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मस्त रहिए।